नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नगरीकरण के बारे में बात करेंगे। इसमें नगरीकरण भारत में और वैश्विक नगरीकरण दोनों को यहाँ पर कवर कर लेंगे। इसमें कई सारी लोगों को कन्फ्यूजन होती हैं, बेसिक से संबंधित भी और फैक्ट से संबंधित भी। कई बार आप कंफ्यूज होते हैं, ये वो वीडियो है जो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर कर देगा। और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको सब कुछ समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर या फिर नहीं। पूरी कोशिश रहेगी। यूपीपीसीएस अपर का जो सिलेबस है उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों में भारत में नगरीकरण, वैश्विक नगरीकरण दोनों परिप्रेक्ष्य में सवाल आ सकते हैं। और आरओ मेंस जो होता है यूपीपीसीएस का, उसमें भारत में नगरीकरण से संबंधित ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, सबसे पहले भारत में नगर का कॉन्सेप्ट ही क्या है इसको समझ लेते हैं कि केखा हम नगर कही भारत में। ठीक है, किसे हम टाउन कहेंगे। तो भारत में किसी अधिवास को आधिकारिक रूप से नगर घोषित होने के लिए कौन सी एक अनिवार्य शर्त नहीं है, ये हमने सवाल पूछा था अपने पेड वाले ग्रुप में, जिससे कि आपको पता अगर होगा कि कौन कौन सी शर्तें हैं तो आप निकाल लेंगे कौन सी शर्तें नहीं है। तो सबसे पहली शर्त नंबर 1 जो भारत में नगर होने के लिए जरूरी है, किसी हैबिटेट को 5000 से अधिक की जनसंख्या। ठीक, 5000 या उससे अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, कम से कम 5000। थोड़ी मतलब कम लग रही होगी आपको, लेकिन ये इतनी ही है। ठीक, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनघनत्व होना चाहिए, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी रिक्वायर्ड है, 400% पर स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको रटे होने चाहिए फिगर। और 75% जो वयस्क जनसंख्या यानी 18 वर्ष से ऊपर वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। तभी वो जो है इन तीनों कंडीशंस को एक साथ फुलफिल करने पर भारत में कोई भी अधिवास जो है नगर कहलाने लगेगा। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं फुलफिल हो रही तो नगर नहीं कहलाएगा। तो इसमें कौन सी अनिवार्य शर्त नहीं है कि इसमें जो है 25% महिलाएं गैर कृषि कार्य में संलग्न होनी चाहिए, ऐसी कोई शर्त नहीं है। ये 3 शर्तें आपको याद रखनी है कि भारत में किसे नगर कहेंगे। ठीक, नगर का कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नगर के बाद आ जाते हैं वैधानिक नगर पर। स्टैट्यूटरी टाउन क्या होगा। ठीक, स्टैट्यूटरी टाउन क्या होगा कि अगर इस देखिए इसमें जो डेफिनेशंस लिखी हुई है कि नगर पालिका समिति, नगर निगम, छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगर समिति कोई भी अगर है वहां पे, और जो ऊपर वाली जो हमने शर्तें बताई इससे पीछे वाली, उसके साथ अगर इनमें से कोई एक होगा वहां पर उस नगर में, तो ये आपका फिर स्टैट्यूटरी टाउन कहलाएगा। या तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, या म्युनिसिपलिटी हो, या जो है छावनी बोर्ड हो, या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी वहां पर बनी हो और पीछे की 3 शर्तें भी पूरी हो रही हो, तब ऐसा नगर ये कहलाने लगेगा आपका स्टैट्यूटरी टाउन। ठीक, यहाँ पर टाउन वर्ड यूज करिएगा, आप सिटी वर्ड यूज कर लेते तो खुद ही कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, टाउन ही आप लिखेंगे। तो स्टैट्यूटरी टाउन का ये हो गया कि पिछली 3 शर्तें भी और उनमें से एक ये हो गई, तो 4 शर्तें जो पूरी करेगा वो आपका स्टैट्यूटरी टाउन हो गया। अब जनगणना नगर कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली आप देख रहे होंगे कि जो मैंने शर्तें अभी बता दी थी नॉर्मल टाउन के लिए, वही सेंसस टाउन के लिए भी है। नो डाउट सेम वही कंडीशन है। ठीक, तो सेंसस टाउन और स्टैट्यूटरी टाउन में अंतर क्या हो गया कि सेंसस टाउन में जो है इनमें से कोई एक नहीं होगा, लेकिन बाकी 3 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो ये आपका अंतर हो गया एक सेंसस टाउन में और स्टैट्यूटरी टाउन में। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसमें आउट ग्रोथ क्या है, व्हाट इज आउट ग्रोथ। ठीक, आउट ग्रोथ, ठीक है, बाहर निकला हुआ विकास। ये मतलब कुछ कुछ समझ में आ रहा है हल्का हल्का। और बाकी नगरीकरण के परिप्रेक्ष्य में आउटग्रोथ का क्या मतलब है, यह एक ऐसी इकाई है, उदाहरण के तौर पर कोई गांव या गांव का एक हिस्सा जो किसी वैधानिक नगर से सटा हो। वैधानिक नगर की डेफिनेशन ऊपर बता चुके हैं, जो कि वैधानिक नगर से सटा हो, जहां नगरीकरण जैसी आपको सुविधाएं देखने को मिल रही हो वो गांव का हिस्सा, लेकिन नगरीकरण के फीचर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे वहां पर, जैसे कि सड़कें, बिजली, जल निकासी प्रणाली, बुनियादी सुविधा जो है शहर जैसी उपलब्ध हो, और शिक्षण संस्थान, डाकघर सुविधाएं, बैंक आदि भी हो। आउटग्रोथ के उदाहरण जो है रेलवे कॉलोनीज जो होती हैं, हो सकती हैं, विश्वविद्यालय परिसर के आसपास के क्षेत्र जो डेवलप हो जाते हैं, वहां विश्वविद्यालय होने की वजह से, बंदरगाह होने की वजह से आसपास के गांव भी विकसित दिखने लगते हैं। ठीक है, किसी नगर या वैधानिक नगर की कुछ बाहरी हिस्से होते हैं जो कि धीरे धीरे डेवलप हो रहे होते हैं, लेकिन इनकी जो अनिवार्य शर्त तो आपको याद रखनी है कि वैधानिक नगर के वैधानिक सीमाओं के बाहर होते हैं आउटग्रोथ, लेकिन गांव या गांवों की राजस्व सीमा के भीतर होते हैं। ये थोड़ा आपको देखना है क्योंकि ये ऑफिशियल डेफिनेशन है। ठीक है, तो यहां पर हमने आपसे सवाल पूछा था, एक ऐसी इकाई उदाहरण के तौर पर गांव या गांव से जुड़ा एक हिस्सा जो वैधानिक नगर से सटा हो, पक्की सड़क, बिजली, जल निकासी प्रणाली जैसी सुविधाओं से परिपूर्ण हो और उनको संसाधित करता हो, तो ये क्या कहलाएगा आपका आउटग्रोथ कहलाएगा। ठीक है, प्रशाखा कहलाएगा। अब इतनी सारी डेफिनेशन आप समझ गए तो आराम से अब अर्बन एग्लोमरेशन भी समझ में आ जाएगा। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। इसकी डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। ऑफिशियल सेंसस 2001 ने जो है इसकी डेफिनेशन दी थी अर्बन एग्लोमरेशन की, इज अ कंटिन्यूअस अर्बन एक्सटेंशन। ठीक है, एक नगर या उससे संलग्न प्रशाखाओं। अब यहाँ पर जिस नगर की बात कर रहे हैं वो आपका वैधानिक नगर भी हो सकता है और आपका जनगणना नगर भी हो सकता है। ठीक है, तो वैधानिक नगर या जनगणना नगर और उससे संलग्न प्रशाखाओं। ठीक, मतलब कि वैधानिक नगर या जनगणना नगर, उसके आसपास का डेवलप्ड एरिया या फिर जो उसके आसपास के डेवलप्ड एरिया से जुड़े हुए जितने भी दो कोई टाउन हो वो,
या इन सभी को मिलाकर कोई एक, मतलब कुल मिलाकर संकुलन क्या है? समूह है। संकुलन का मतलब ही होता है समूह। नगरीय समूह क्या है कि एक वैधानिक नगर या जनगणना नगर हो, उसके आसपास की आउटग्रोथ हो, वो मिलकर बन जाता है आपका कुल मिलाकर के नगरीय संकुलन। ये आपको याद रखना है। जो कंडीशन है वो ये है कि नगरीय संकुलन में कम से कम एक वैधानिक नगर होना जरूरी है। ठीक है, एक वैधानिक नगर होना जरूरी है। उसके साथ कोई जनगणना नगर हो सकता है, लेकिन एक वैधानिक नगर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक वैधानिक नगर हो और कुल मिलाकर वैधानिक नगर और उसके आउटग्रोथ सब मिलाकर के जनसंख्या कम से कम 20,000 होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसी से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, मतलब एक वैधानिक नगर जरूर होना चाहिए, उसके साथ जनगणना नगर हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक वैधानिक नगर और न्यूनतम जो है 20,000 की जनसंख्या सब मिलाकर के। तो यहाँ पर कुछ पॉपुलेशन संबंधित कुछ टर्म्स हैं, उनको समझना जरूरी है। इनके बारे में पूछ सकते हैं कि पॉपुलेशन टेक्नोप्लोजन क्या है। तो पॉपुलेशन टेक्नोप्लोजन क्या है? स्टडी है पॉपुलेशन इंप्लोजन की, पॉपुलेशन डिस्प्लोजन की, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। पॉपुलेशन इंप्लोजन क्या होता है? जब जनसंख्या आपको घटती हुई दिखती है। ठीक, उसके बाद पॉपुलेशन डिस्प्लोजन क्या है? जब आपको एथनिक मिक्स देखने को मिलता है अर्बन पॉपुलेशन में। एथनिक मिक्स ज़्यादातर आपको बड़े जो है टाउन्स होते हैं, बड़े शहर होते हैं, जैसे कि मुंबई वगैरह आपको देखने को मिलेगा कि बेंगलोर का आदमी वहाँ पे साउथ इंडिया का भी है, नॉर्थ ईस्ट से भी चला आ रहा है, उत्तर प्रदेश से भी चला आ रहा है। तो पॉपुलेशन डिस्प्लोजन जनरली आपको बड़े शहरों में देखने को मिलता है। एथनिक मिक्स इन अर्बन पॉपुलेशन। फिर आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। ये जनरली अंडर डेवलप्ड या फिर जो एकदम इनिशियली डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उसमें आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिलेगा, जिसको जनसंख्या का विस्फोट बोलते हैं। जैसे बांग्लादेश में जनसंख्या का विस्फोट जो है आप देख सकते हैं, वहाँ कितना ज़्यादा जनघनत्व है। ठीक है, तो जनसंख्या का विस्फोट किस जनांकी की संक्रमण की अवस्था में देखने को मिल सकता है, आ सकता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आपको पढ़ना चाहिए जरूर से जरूर। ठीक है, कितने स्टेज होते हैं? 4 स्टेज होते हैं। तो दूसरी स्टेज में जो है आपको ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या का विस्फोट देखने को मिलता है। जो मैं ये विस्फोट कह रहा हूँ, डेमोग्राफी नहीं पता है तो आपको ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए, आपको ह्यूमन ज्योग्राफी वाला सेक्शन, उसमें पॉपुलेशन थ्योरीज वाला बहुत छोटा चैप्टर होता है। अगर जो लोग पेड वाले मेंबर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप ज्योग्राफी कंपाइलेशन जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने दिया है उसके लास्ट 3 चैप्टर जरूर पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इम्प्लोजन और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी। ठीक, अब आते मुद्दे पर। तो देखिए, इसमें 2001 और 2011 इन दोनों के आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक, इसमें कहाँ कहाँ ग्रोथ हुई है इसको जरूर रजिस्टर करिएगा आप, और एटलीस्ट अगर इनके आंकड़े याद हो पाए आपको, एटलीस्ट 2011 वाले, तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। वैधानिक नगर 2011 के हिसाब से कितने हैं? 4041 हैं। फिर उसके बाद जनगणना नगर कितने हैं? 3894 हैं। कुल नगर कितने हुए दोनों को मिला करके? 7935 हो गए। ठीक है, तो ये हो गया आपके कुल नगर भारत में। अगर पूछ ले कितने हैं? 7935। नगरीय संकुलन कितने हैं? अर्बन एग्लोमेरेशन ये आपके हो गए 475, और प्रशाखाएं कितनी है? 981। ठीक, तो सभी में आपको देखिए ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यानी कि अर्बनाइजेशन लगातार भारत में बढ़ता जा रहा है। अब सेंसस में क्या होता है कि जब सेंसस में नगरीकरण का डेटा बनाते हैं तो उनमें 2 अलग अलग डिवीजन कर देते हैं। एक नगरीय संकुलन या नगर, वो वाले नगर हो गए, और एक होते हैं बेस्ड ऑन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि 2 तरीके से डिवीजन कर दिया। एक तो नगरीय संकुलन या नगर हो गया, ऊपर वाली हमने सारा आपको कंडीशन बता दी, वो उसमें अगर फुलफिल होंगी तो ये नगरीय संकुलन या नगर, इनको एक तरफ कर दिया। और एक बेस्ड ऑन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, यहाँ जहाँ जहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अगर खाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ही बाउंड्रीज के अंदर अगर जनसंख्या का गिना जाएगा तो वो आपका आ जाएगा बेस्ड ऑन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि 2 डिवीजन किया सेंसस 2011 से, कि नगरीय संकुलन नगर को एक तरफ रखा और जो टाउन है, जो ये नगर निगम जिनमें है, उनको अलग कर दिया। यहाँ से आपको बेहतर क्लियर होगा। 1 लाख से अधिक जनसंख्या मतलब वाले जो नगर या नगरीय संकुलन होते हैं उनको वर्ग 1 का कहते हैं। ये बड़ा जरूरी चीज़ है, याद रखना है आपको। वर्ग 1 मतलब 5 वर्ग में डिवाइड किया गया। वर्ग 1 कौन सा होता है? जिसमें जनसंख्या 1 लाख से अधिक होती है किसी नगर या नगरीय संकुलन में। ठीक, तो ऐसे कितने हमारे टाउन्स हैं जहाँ पर जनसंख्या 1 लाख से अधिक है? कितने टाउन्स या फिर आपके अर्बन एग्लोमरेशन कुल मिलाकर 468। ठीक, और अगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले उन शहरों की बात करें जहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है, वो कितने हैं? 497। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। 497 जहाँ ऐसे टाउन्स जहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है 497, और बाकी नगरीय संकुलन और वर्ग 1 के नगर मिला कितने हैं? 468। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, और फिर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर भी है, दोनों में 64। फिर आपका आंध्र प्रदेश में 46, फिर आपका मध्य प्रदेश में, फिर बिहार में। तो इतना आपको जरूर एक बार याद रखना चाहिए। एटलीस्ट बीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आप याद करिएगा, एमपीपीसीएस की कर रहे हैं तो ये वाली कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि वो टाउन या फिर अर्बन एग्लोमरेशन जहाँ पर 1 लाख से तो अधिक हो लेकिन सबसे कम हो अपनी कैटेगरी में। तो 1,36,000 जनसंख्या, यानी 1 लाख प्लस 36 जनसंख्या नगदा में देखी गई थी 2011 के फाइनल डेटा के हिसाब से। तो ये वर्ग 1 के नगरीय संकुलन या नगर के मामले में सबसे कम जनसंख्या वाला था। ठीक, फिर उसके बाद ये 1 लाख से तो अधिक हो लेकिन सबसे ज़्यादा हो, तो ये थी आपकी सिंगन घाट में देखी गई थी। फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर ये इसमें जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर नगदा यहाँ पर भी आ जाएगा, और बांसवाड़ा आ जाएगा यहाँ पर सिंगन घाट की जगह। ठीक है, और कासगंज उत्तर प्रदेश में सबसे कम यहाँ पर वर्ग 1 के जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले टाउन की कैटेगरी में ही आता है, सबसे कम जनसंख्या वाले में। ठीक है,
एक बात और यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है कि देश की कुल नगरीय आबादी का 70% वर्ग एक के ही नगरों या नगरीय संकुलनों में निवास करता है। ये पूछा जा चुका है बीओ पेपर में, ठीक। जो चीज़ पूछी जा चुकी है वो एटलीस्ट जरूर आपको याद रखनी, नहीं छोड़ना है उसको, ठीक। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादर नगर हवेली पहले अलग अलग जब हुआ करते थे 2011 के हिसाब से, तो ऐसे 5 जो है यूटीज थे जहां पर वर्ग एक का कोई भी नगरीय संकुलन या नगर नहीं पाया जाता था, यानी कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला आपका नगर या नगरीय संकुलन नहीं पाया जाता था, ठीक। अब जाते हैं मिलियन प्लस पर। मिलियन प्लस का मतलब क्या हो गया कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला टाउन या फिर यूए। यूए का मतलब यहाँ पर अर्बन एग्लोमरेशन है, ठीक है, नगरीय संकुलन। टाउन का मतलब आपका नगर है। तो मिलियन प्लस यानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले भारत में कितने थे? 468 शहर, ठीक है। माफ करेंगे, यहाँ पर वर्ग एक वाले 467 हमने आपको बता दिए, अर्बन एग्लोमरेशन या टाउन्स। अब उसमें से मिलियन प्लस यानी 10 लाख प्लस वाले कितने हैं? 53 शहर हैं, ठीक। यहाँ पर 53 शहर हैं जो मिलियन प्लस हैं। मिलियन प्लस टाउन्स या आपके अर्बन एग्लोमरेशन कितने हैं? 53 हैं भारत में, 2011 के हिसाब से बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक 40 लाख प्लस वाला भी एक कैटेगरी आ गई। 40 लाख प्लस वाले को यहाँ पर क्या कहा जाता है? मेगा सिटी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो 40 लाख प्लस अगर टाउन या अर्बन एग्लोमरेशन में अगर जनसंख्या है तो उसको मेगा सिटी का देते हैं हम लोग, या फिर आपको इनको मेट्रोपॉलिटन सिटी का देते हैं। तो ये 9 थे कुल मिलाकर तो सेंसस 2011 के हिसाब से। और 10 से 40 लाख वाले कितने थे? 44 थे। 10 लाख से 40 लाख जिनकी जनसंख्या थी वो आपके 53 में से 44 थे। उसके बाद 40 लाख प्लस वाले कितने थे? 9 थे, ठीक। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 10 लाख से 40 लाख के बीच सबसे ज़्यादा टाउन्स जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? 10 लाख से 40 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरीय संकुलन ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं? उत्तर प्रदेश और केरला में। यही दोनों स्टेट्स में हाईएस्ट है, दोनों में 7-7, ठीक है। ये थोड़ा अनुमान भी लगाया जा सकता था डेटा को रिलेट करके कि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी यूपी में ज़्यादा है, केरल में उससे ज़्यादा है, तो कुल मिलाकर इन्हीं दोनों में सबसे ज़्यादा होंगे। 10 लाख से 40 लाख के बीच जनसंख्या वाले सर्वाधिक नगरीय संकुलन यूपी और केरल में है, ठीक। अभी पूरा रटने वाला डेटा आ चुका है। 40 लाख प्लस वाले ओवरऑल कितने? 9 हैं, आपको बता चुके हैं। अब उनका क्रम क्या है? तो सबसे पहले वृहत मुंबई या फिर ग्रेटर मुंबई अर्बन एग्लोमरेशन, फिर उसके बाद दिल्ली अर्बन एग्लोमरेशन, फिर आपका कलकत्ता अर्बन एग्लोमरेशन। ये हैं सारे। तो ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, एटलीस्ट टॉप 3 जरूर याद रखना है। उसके बाद चेन्नई है, बेंगलुरु है, फिर हैदराबाद है, फिर आपका अहमदाबाद है, फिर पुणे है, फिर आपका सूरत है, ठीक है। ये है यहाँ पर। अब अगर जो है सिर्फ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में आने वाली जनसंख्या की बात कर लें तो यहाँ पर डेटा थोड़ा बदलेगा। ग्रेटर मुंबई है, फिर दिल्ली है, फिर बेंगलुरु है। तो आप ध्यान से क्वेश्चन में पढ़िएगा कि अकॉर्डिंग टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पूछ रहे हैं या फिर ओवरऑल किसी भी नगर या नगरीय संकुलन की बात कर रहे हैं, तो डेटा बदलेगा यहाँ पर टॉप 3 में, ठीक है। ये आपको नोट करना है। उसके बाद मिलियन प्लस वाले जो है टाउन उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन से हैं? जनसंख्या ये लिखी हुई है, आपको याद नहीं करनी है, आपको बता दूं। मिलियन याद नहीं करना है, ये सब आप स्किप कर दीजिएगा। खाली आप जो है क्रम याद रखिएगा। एटलीस्ट टॉप 5 उत्तर प्रदेश वाले याद रखिए। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, ठीक। ये आपको याद रखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में मात्र नगर निगम के हिसाब से अगर देखें तो लखनऊ में ज़्यादा है, फिर कानपुर में, फिर गाजियाबाद में, फिर आगरा में। तो यहाँ पर भी देखेंगे डेटा बदल रहा है। अगर सिर्फ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में आने वाली जनसंख्या को गिनेंगे, अगर ओवरऑल किसी भी अर्बन एग्लोमरेशन को की जनसंख्या को गिनेंगे तो अंतर पड़ेगा, क्योंकि आप डेफिनेशन ही देख चुके हैं। अर्बन एग्लोमरेशन में दायरा बढ़ जाता है ना, कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाली जनसंख्या भी गिनी और आसपास जो उस शहर के क्षेत्र के नगरीकृत इलाके हैं उनकी भी जनसंख्या गिन ली, तो ऑब्वियसली डेटा चेंज होता है फिर, ठीक है। समझ गए होंगे आप। उसके बाद मेगा सिटी किससे कहते हैं? 10 मिलियन यानी कि कुल मिलाकर 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या है तो उनको मेगा सिटीज कहते हैं। यूएन के अनुसार ये डेटा था और इसी को सेंसस 2011 ने भी अपना लिया था। तो 2011 के हिसाब से भारत में 3 ऐसे अर्बन एग्लोमरेशन टाउन थे जिसमें 1 करोड़ से जनसंख्या अधिक थी। वो कौन से थे? ग्रेटर मुंबई, दिल्ली अर्बन एग्लोमरेशन और कोलकाता अर्बन एग्लोमरेशन, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो यूएन डेटा है वो अपनी वेबसाइट पर लिखता है कि 5 हैं। तो ये आपको जरूर एक बार देखना है कि मतलब यूएन डेटा के हिसाब से भारत में 5 मेगा सिटीज हैं और जो डेफिनेशन है मतलब ये सेंसस 2011 के हिसाब से उसमें 3 है। ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, क्रम से याद रखिएगा, ठीक है। तो ओवरऑल यूएन डेटा के हिसाब से जो है 33 मेगा सिटी 2018 तक थी, जो आखिरी इनकी अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स की रिपोर्ट आती है यूएन की, उसमें 33 थी और उसमें 27 ग्लोबल साउथ में थी, 6 चाइना में, 5 इंडिया में, ठीक। 5 कौन सी थी? ये वाली। ओवरऑल इंडिया अपने 2011 वाले सेंसस के हिसाब से कौन कौन सी मानता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई को इंक्लूड नहीं करता है। अभी थोड़ा सेक्स रेशियो देख लेते हैं कि 0 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों की सेक्स मतलब ये कुल मिलाकर सेक्स रेशियो में किसका ज़्यादा है। तो सबसे पहले 0 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों का अर्बन एरिया में कितना पॉपुलेशन है यहाँ पर दिया हुआ है, इसको याद नहीं करना है, ठीक है। परसेंटेज जरूर एक बार नोटिस करिएगा कि वर्ग 1 यानी कि जिन नगर या नगरीय संकुलनों की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है लेकिन 10 लाख से कम है, वो वहाँ पर जो है 0 से 6 वर्ष की आबादी इतनी है, यानी काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब हमारे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, ठीक। फिर हाईएस्ट पॉपुलेशन 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या जो है मतलब हाईएस्ट परसेंटेज पॉपुलेशन किसी भी नगरीकृत अर्बन एग्लोमरेशन की कहाँ पर देखने को मिलेगी? मल्लपुरम में,
ये 13.57% है। उसके बाद मिनिमम कहाँ पर देखने को मिलेगी, आगरा अर्बन एग्लोमरेशन में, यहाँ पर बच्चों की जनसंख्या 0 से 6 वर्ष वालों की कम देखने को मिलेगी, ठीक। और चाइल्ड सेक्स रेशियो वर्ग 1 वाले में यानी 1 लाख से 10 लाख वाले अर्बन एग्लोमरेशन या टाउन में सर्वाधिक सेक्स रेशियो कहाँ पर रजिस्टर किया गया, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। और सेक्स रेशियो वर्ग 1 में जो है आप मतलब सेक्स रेशियो जो है वर्ग 1 में इसमें ये है। और हाईएस्ट लिटरेसी कहाँ पर है, किस अर्बन एग्लोमरेशन में, ग्रेटर मुंबई में, ठीक है। और जो है सेक्स रेशियो 912 आपको देखने को मिलता है हाईएस्ट कन्नूर में, और मिनिमम देखने को मिलता है सूरत में। 0 से 6 वर्ष चाइल्ड पॉपुलेशन अर्बन एरिया की अगर बात कर लें वर्ग 1 के टाउन में या अर्बन एग्लोमरेशन में, तो ये आपको डेटा देखना है। फिर उसके बाद भारत में योजनाबद्ध नगर कौन कौन से हैं, तो उनमें से इस तरीके से इसको याद करिएगा कि कौन सा नहीं है भारत का योजनाबद्ध नगर, ये आपसे पूछ सकते हैं। इसमें एक बार लिस्ट जरूर देखिएगा, दिमाग में रह जाएगी कम से कम एटलीस्ट ये चीज़ें। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 3 योजनाबद्ध नगर हैं आपका, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, न्यू कानपुर सिटी, ये इतना तो याद कर ही लेंगे। भारत में ये आपको वर्ग 1 वाला ही वैसे डेटा याद रखना है, लेकिन कितने वर्ग होते हैं और कैसे कैसे बनते हैं ये एक बार जरूर देखिएगा। डेटा तो वर्ग 1 वाला याद रखना है, नहीं 1 लाख से 10 लाख वाला, ठीक। वर्ग 2 में क्या मतलब, ये वर्ग 1 कौन सा होता है, मतलब जिनकी जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक हो, ठीक है। इन्हीं का ज़्यादा आपको डेटा ऊपर हमने जैसे बताया वो याद रखना है। वर्ग 2 में कौन कौन से आते हैं, 50,000 से 99,999 अगर पॉपुलेशन है तो वर्ग 2 में आती है। फिर वर्ग 3 में 20,000 से लेकर 49,999, फिर 10,000 से लेकर 19,999, ये आपका वर्ग 4। वर्ग 5 है आपका 5,000 से लेकर 9,999, और वर्ग 6 है 5,000 से कम। तो नगरीय केंद्रों का वर्गीकरण हमने जो है 6 वर्गों में किया है, ठीक। उसके बाद अर्बनाइजेशन इन वर्ल्ड, जो लोग यूपीपीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं वही लोग देखिए, आरओ वाले इसको स्किप कर सकते हैं। विश्व के सबसे बड़े मेगा सिटी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेगा सिटी एग्लोमरेशन, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब आपसे इतना पूरा नहीं लिख के पूछेंगे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेगा सिटी एग्लोमरेशन, आपसे पूछेंगे कि जनसंख्या के लिहाज से वर्ल्ड का सबसे बड़ा शहर आप बता दो कौन सा है, तो आपको लगाना पड़ेगा जापान उसमें, फिर दिल्ली है, फिर आपका शंघाई है चाइना की राजधानी, फिर साओ पाउलो है ब्राज़ील में। टॉप 4 जरूर याद रखिएगा क्योंकि 4 तक ऑप्शन होते हैं हमारी परीक्षा में, ठीक है। और उसके बाद और भी दिया हुआ है जैसे कि केरो है इजिप्ट का जो कैपिटल है, काहिरा बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। मेक्सिको के बाद काहिरा है, फिर मुंबई है, तो मुंबई भी आप देख लीजिएगा कि ये कितने नंबर पर आता है, 7वें में कि 8वें में। उसके बाद हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, तो मतलब रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किस देश में, तो ऑब्वियसली इंडिया में है। फिर उसके बाद चाइना में है, फिर उसके बाद पाकिस्तान में, फिर इंडोनेशिया में, फिर बांग्लादेश में। पूरा रट लीजिएगा क्योंकि ये पूछ सकते हैं क्रम में, ठीक। उसके बाद सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश कौन कौन से हैं, तो ये वाले जो जितने भी नाम लिखे हुए हैं, हांगकॉन्ग हो गया, मकाऊ, एंगिला, मोनाको, नूरू, सिंगापुर, जिब्राल्टर, होली सी जिसको वेटिकन सिटी बोलते हैं, केमन आइलैंड, सेंट मार्टिन, उसके बाद बरमूडा, कुवैत, ये सारे 100% नगरीकृत है। इसमें 1 भी % जनसंख्या जो है रूरल में नहीं है। फिर 100% के बाद रियूनियन आइलैंड, फिर कतर, फिर आपकी बेल्जियम, फिर सैन मरीनो, इस तरीके से। तो ये आप थोड़ा सा इसमें देखिएगा। लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन यानी सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन यानी कि पूरा का पूरा ग्रामीण कौन कौन सा है, जैसे टोक्लियो, वैलिस, फ्यूटना आइलैंड, यहाँ पर 0% नगरीकरण है, मतलब पूरा ही ग्रामीण है। फिर मॉन्टसराट जो है स्पेन में, इसमें 9.1% है। ये प्रतिशत याद रखना है, इनका क्रम देखिएगा कि अगर पूछ लें कि सबसे कम नगरीकृत या फिर सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो मॉन्टसराट में, टोक्लियो में, वैलिस में, बुरुंडी में, पापुआ न्यू गिनी में और लाइकनस्टीन में। अब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में टॉप जो नगरीकृत कंट्रीज हैं वो किस किस कॉन्टिनेंट में हैं, ये एक बार देखना बहुत जरूरी है। जैसे उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जो कि मतलब कॉन्टिनेंट वाइज सर्वाधिक नगरीकृत कॉन्टिनेंट है, तो इसमें बरमूडा में 100% है। फिर अफ्रीका के रियूनियन आइलैंड में जो है 99.6% है। उसके बाद एशिया में सिंगापुर, हांगकांग, मकाऊ, कुवैत, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा कि इन चारों में ही 100% जो है नगरीकरण अचीव किया जा चुका है। यूरोप में मोनाको, जिब्राल्टर और होली सी यानी वेटिकन आइलैंड, वेटिकन सिटी में 100% है। साउथ अमेरिका में उरुग्वे में है सबसे ज़्यादा आपका नगरीकरण, ठीक है। ये टॉप 3 लिखे हुए हैं, टॉप 3 लिखे हुए हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि टॉप 1 से ही काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो है एशिया वाला जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इससे एक बार कतर का कुछ पूछा जा चुका है, तो ये वाला आप जरूर एक बार देखिएगा, एशिया वाला कॉलम। अब कॉन्टिनेंट वाइज से नगरीकृत जनसंख्या और जो आपका रूरल है वो कहाँ कहाँ कितना कितना डिवीजन है, तो आप देख सकते हैं एशिया में 226 करोड़ अर्बन है, 227 करोड़ आपके रूरल है, मतलब आधा आधा है कुल मिलाकर। फिर इसमें अर्बन 55 करोड़ और रूरल जो है 18 करोड़, यहाँ पर अच्छा नगरीकरण है यूरोप में। फिर लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में 52 और 12 का हिसाब किताब है। फिर आपका अफ्रीका में 54 जो है नगरीय और 74 ग्रामीण, मतलब सबसे कम नगरीकरण अगर आपसे पूछ ले किस कॉन्टिनेंट में है तो उसका आंसर आपका अफ्रीका ही होगा। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में 29 करोड़ और 6 करोड़, ठीक। फिर ओशनिया में 2 करोड़ और 1.5 करोड़, तो इस तरीके से है।
उसके बाद कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि ब्रिक्स देशों में बता दीजिए जो है सबसे अधिक नगरीकरण कहाँ है, तो उसका आंसर हो जाएगा ब्राजील, फिर कहाँ है, रशिया में, फिर साउथ अमेरिका में, फिर चाइना में और फिर इंडिया में। मतलब अगर आपसे पूछ ले कि सार्क देशों में सबसे कम नगरीकरण किस देश में, तो भारत में। सार्क देशों में सबसे ज्यादा नगरीकरण कहाँ पर है, ये एसीएफ पेपर में पूछा था पिछले साल, भूटान में सबसे ज्यादा है, फिर मालदीव में है, फिर पाकिस्तान में, फिर बांग्लादेश में, फिर भारत में। टॉप ये वाला पूछ लिया गया था। ठीक, तो इस तरीके से सवाल आते हैं। उसके बाद कॉन्टिनेंट वाइज अगर हम अर्बनाइजेशन देखें तो ग्रोथ सबसे ज़्यादा कहाँ पर रजिस्टर की गई पिछले 5 सालों में, तो नॉर्थ अमेरिका में इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी। सबसे ज़्यादा आप देखिए कहाँ पर ग्रोथ रजिस्टर की गई है, तो अफ्रीका में ही। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या होगी वही तेजी से नगरीकरण पर आएगी। नॉर्थ अमेरिका में जब ऑलरेडी इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन है तो कितनी ग्रोथ कर लेगा, तो अफ्रीका में ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ रजिस्टर की गई है पिछले 5 सालों में। अब ये भी पूछा जा चुका है, क्योंकि टोटल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड 2018 तक जब ये अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स की रिपोर्ट आई थी यूएन की, तब कितनी थी, 55.3%। ठीक है, 55.3% इसको पूछा भी जा चुका है। और एस्टिमेट किया गया था कि 2050 तक पूरे विश्व में नगरीकरण जो है 68.4% तक पहुंच जाएगा। ठीक, ये दोनों ही आप याद रखिएगा। ठीक है, तो कम से कम इतना आपको नगरीकरण तैयार करना चाहिए, इससे ना ज़्यादा ना इससे कम।